हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को सीखते हैं क्या है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं लाइफ क्या होता है। लाइफ एक ऐसा कैरेक्टर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो इसे नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, भिन्न करता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। एक तरह का कैरेक्टर जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर दे, वही कैरेक्टर क्या कहलाता है? लाइफ। और लाइफ को दूसरी तरह से यहाँ पे लिखा गया है, दूसरी तरह से बताया गया कि लाइफ क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन का कई सारे सेट्स हैं जो क्या करता है, जो क्या होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है जिससे एक न्यू कैरेक्टर, न्यू फीचर अराइज हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम वाटर के बारे में देखें, तो जैसे वाटर है H2 ऐसे जानते हैं कि H2 है, लेकिन ये बना कैसे होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो यही बन जाता है वाटर। तो वैसा ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, कई सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, और यही केमिकल रिएक्शन एक न्यू फीचर, जैसे यहाँ न्यू फीचर कौन सा राइज हुआ है? वाटर था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया क्या? वाटर। वैसा ही यहाँ पे कुछ होता है हमारे बॉडी के भीतर कि कई सारे रिएक्शंस होते हैं, और वही रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि एक न्यू कैरेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाता है, अराइज हो जाता है, और उसी कैरेक्टर को हम कहते हैं लाइफ। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? कौन सा कैरेक्टर है? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन का। यही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के भीतर होता है, नॉन लिविंग के भीतर नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपने आप को कहते हैं कि लिविंग रिएक्शन, लिविंग, और दूसरे को जिसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। अब कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और डील किया कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम बायोलॉजी के टर्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में के भीतर होने वाले जो भी रिएक्शन होता है उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये हमारे बॉडी के भीतर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर होता है, इसलिए ऐसे केमिकल रिएक्शन को या मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर होने वाले रिएक्शन, इसलिए ऐसे रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन को यदि समझना हो तो यही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमने लाइफ के बारे में बताया वही है मेटाबॉलिक रिएक्शन भी। लेकिन यदि शॉर्ट में ही उसको समझे तो एक तरह का रिएक्शन है जो कहाँ होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर होने वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं उसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब एक बात आती है कि बाद में चल के यदि कहीं दिक्कत हो जाए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए कुछ ऐसा होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लैब में भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है वही रिएक्शन हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और यदि ऐसा रिएक्शन लैब में हो रहा है तो उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूर कहेंगे, लेकिन ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लिविंग बॉडी नहीं है, वो लैब के भीतर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन नहीं कहेंगे। वो जरूर मेटाबॉलिक रिएक्शन है, हमारी बॉडी में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, लेकिन हमारे बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन लैब में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन नहीं कहेंगे। अब उसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं कि क्या है मेटाबॉलिज्म, क्यों होता है, क्या जरूरत है ये लिविंग रिएक्शंस का। जैसे हमारे बॉडी में कई सारी चीजों को बनाने की जरूरत पड़ता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हमारी बॉडी का साइज बढ़ते चला जाता है, कभी हमारा बॉडी इंजरी होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे समय में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और उसी रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। तो उसका नाम क्या है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में दो ही तरह का मेनली मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या लिविंग रिएक्शन होते हैं, जिसका नाम है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक तरह का ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है, या कह सकते हैं ऐसा लिविंग रिएक्शन है जो क्या करता है? कोई चीज को बनाने का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है।
दो छोटे छोटे सब यूनिट को लाके आपस में जोड़ दिया, नए चीज का फॉर्मेशन कर दिया। अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ दिया और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। ग्लूकोज को आपस में जोड़ के क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना दिया। तो ये एनाबॉलिक का प्रोसेस है। तो छोटे छोटे सब यूनिट को जोड़ के नए बड़े सब यूनिट को तैयार करने वाला जो भी प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है कि इट इज अ फॉर्मेटिव प्रोसेस। और फॉर्मेटिव प्रोसेस में यदि एग्जांपल के तौर पे यदि बात करें तो क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को आप कैसे समझेंगे कि ये एनाबॉलिज्म है या फॉर्मेटिव प्रोसेस है? तो इसके बारे में आपने पहले थोड़ा सा सीखा था 7th क्लास में भी। तो जैसे देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे एनाबॉलिज्म है, जैसे उसमें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज द formation of glucose with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight in all green plants। तो उसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर रहा था, इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट था और यही कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, ग्लूकोज में, यही बन रहा था। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे दो सब यूनिट जो है जुड़ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, वाटर है, दोनों जुड़ के क्या बना रहा है, यहाँ पे कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इट इज द फॉर्मेटिव प्रोसेस। तो वही हो रहा है यहाँ पे, दो चीज आपस में जुड़ के क्या बना रहा है, एक नया चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, एक बड़े से यूनिट का फॉर्मेशन कर रहा है, बड़े यूनिट का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे रिएक्शंस को ही क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के बारे में आप समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेटिव प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। अब आगे देखते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में। कैटाबॉलिज्म भी एक तरह का लिविंग रिएक्शन है या मेटाबॉलिक रिएक्शन है, लेकिन ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी में कुछ चीज को बनाने की जरूरत पड़ता है, तो कुछ ऐसी चीजें बन जाती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ऐसी चीज को तोड़ने की भी जरूरत पड़ती है, ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। क्या ऐसा कभी कभी ऐसा हो गया कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को इनटेक कर लिया फूड के द्वारा, या हमारे बॉडी में कुछ ऐसा चीज बन गया टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे यूरिया बन जाता है हमारे बॉडी में, जो यूरिन क्या यूरिन होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, या और भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है या लिविंग रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण बनते हैं। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसे तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, और उसी ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो कुछ ऐसे चीज हमारे बॉडी में जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हार्मफुल है, हार्मफुल सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है हमारे बॉडी में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जैसा यहाँ पे लिखा गया है कैटाबॉलिज्म के बारे में, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये एक तरह के ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस है। कैसे करते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में ब्रेक डाउन, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एक तरह का ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई बड़े यूनिट को तोड़ के छोटे छोटे सब यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। इसमें यदि एग्जांपल के तौर पे यदि बात करें कैटाबॉलिज्म में, तो रिस्पिरेशन एक तरह का कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म एक तरह का ब्रेकडाउन वाला डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अब इसको यदि समझना होगा कि कैसे ये रिस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे रिस्पिरेशन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि कंटीन्यूअस सप्लाई चाहिए एनर्जी का, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से। तो रिस्पिरेशन के बारे में हम जानते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी को यूज करना हमारे बॉडी के द्वारा ग्लूकोज का यूज करके उसे एनर्जी ब्रेक करके निकाल देना, ये क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए जैसा है H6H12O6 ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज हमारे सेल में पड़ा हुआ था और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया। अब ऑक्सीजन क्या करता है, किसी का ऑक्सीजन ज्यादातर ऑक्सीजन का काम होता है ऑक्सीडेशन कर देना। क्या करता है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और निकलता है जो हमें हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी था वो भी चीज मिलता है, एनर्जी। इसको हम एटीपी भी कहते हैं। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक बड़े से यूनिट किसी के प्रेजेंस में आकर के
क्या हो रहा है, टूट रहा है छोटे छोटे सब यूनिट्स में, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो रिस्पिरेशन एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन है या कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, यहाँ तक आपको जल्दी समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस में बात करते हैं थोड़ा सा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन के बारे में, उसके बीच में डिफरेंसेस के बारे में। जैसे यदि बात करें कि कोई एनिमल रोड पे दौड़ता हुआ जा रहा है, तो आप क्या कहिएगा, रनिंग कंडीशन में ऐसे एनिमल, तो क्या कहिएगा, वो लिविंग है? हाँ, लिविंग तो है। यदि हम बात करेंगे, हम क्लास में आपसे बात कर रहे हैं, हम स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, हम भी लिविंग। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जब हम सो जाते हैं, स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, तो स्लीपिंग कंडीशन में भी हम क्या लिविंग ही होते हैं? तो आपको आंसर देना होगा ऐसे जगह पे कि ऑफ कोर्स हम ऐसे सिचुएशन में भी हम लिविंग होते हैं। तो यदि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए आपसे फिर कि आप कैसे आप बता सकते हैं कि हम लिविंग हैं, स्लीपिंग कंडीशन में भी हम लिविंग कैसे होते हैं, या कोई एनिमल स्लीपिंग कंडीशन में लिविंग कैसे होता है? तो कुछ स्टूडेंट्स का जवाब आएगा, आंसर आएगा कि एनिमल जो है स्लीपिंग कंडीशन में भी ब्रीदिंग करते रहता है, सांस लेते रहता है, इसलिए स्लीपिंग कंडीशन में भी एनिमल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। देन व्हाट अबाउट प्लांट? यदि प्लांट के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो वो उसमें तो दिखता नहीं कि वो ब्रीदिंग कर रहा है। यदि उसमें ब्रीदिंग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग? तो कुछ का आंसर आ जाएगा कि सर उसमें जो है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका जो है लीफ जो होता है वो ग्रीन होता है। तो मैं फिर से क्वेश्चन यदि पूछ दूंगा कि व्हाट अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट, जिसका लीफ ही नॉन ग्रीन होता है, क्या वो लिविंग नहीं होता? वो भी लिविंग होता है। तो ये सभी कॉन्ट्राडिक्शन आपस में आते चले जाएंगे और आप जो है ये नहीं बता पाइएगा कि यहाँ पे लिविंग कैरेक्टर कौन सा, आप डिफाइनिंग कैरेक्टर किसको मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसको नहीं मानेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर नॉन लिविंग का। तो जैसे कि हमने बताया कि जो विजिबल है, यहाँ पे हमारे बॉडी में विजिबल मूवमेंट हो रहा है, ब्रीदिंग विजिबल मूवमेंट है, तो हम कहते हैं कि हम लिविंग हैं, लेकिन प्लांट में नहीं होता। इसलिए आप ऐसा कहिएगा कि विजिबल मूवमेंट इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यदि बात फिर से करें कि किसको हम माने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम मान सकते हैं कि वो डिफाइन कर सकता है लिविंग प्रॉपर्टी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी फीचर को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे हमारे बॉडी के भीतर होने वाले मूवमेंट, चाहे वो मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड हो, चाहे और किसी चीज का मूवमेंट हो, हमारे बॉडी में यदि मूवमेंट हो रहा है, हमारे बॉडी में यदि मूवमेंट हो रहा है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर मूवमेंट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो लिविंग है। तो हमारे बॉडी में तो दिखता है मूवमेंट हो रहा है, प्लांट्स में भी कुछ दिख जाता है, लेकिन आप कैसे कहेंगे प्लांट में दिखता है? तो ऐसे कभी होता है कि जब एयर फ्लो करता है तो उसका ब्रांच में जो है मूवमेंट होता है, लेकिन वो तो एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नली जो है यदि मूव कर रहा है तो एक्सटर्नली तो हम इस पेन को भी हम मूव करवा रहे हैं, क्या ये भी लिविंग है? तो इसको आप बोलिएगा कि नॉन लिविंग है। यदि इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, इंटरनल कोई भी मूवमेंट होता है बॉडी के भीतर इंटरनली, तभी हम उसको लिविंग बोलेंगे। तो यहाँ पे आया एक बात कि यदि इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, इंटरनल मूवमेंट कैन बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ये मूवमेंट जरूरी है बॉडी में, तो आप लोगों में से आंसर आना चाहिए हाँ ये मूवमेंट जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं किसी प्लांट के बारे में, प्लांट में क्या होता है कि वो रूट से क्या करता है, असेंड करता है वाटर को, मिनरल्स को, वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का। तो ट्रांसपोर्ट यदि हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का, तो आप क्या कहते हैं, वो लिविंग है, हम लिविंग है।
लेकिन यदि बात किया जाए, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या ये ट्रांसपोर्ट जैसा मूवमेंट हमारे बॉडी में जो होता है इंटरनली, वो ट्रांसपोर्ट क्या हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने के लिए या लिविंग होने के लिए ये ट्रांसपोर्ट जरूरी है, तो आंसर इसका होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल इसका जरूरत है हमारे बॉडी के लिए। यदि लिविंग कोई है तो उसके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना ही चाहिए। तो यदि आप इसी बात के लिए हम क्वेश्चन यदि आपसे पूछते हैं कि क्यों जरूरी है ये ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हम जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका, मॉलिक्यूल्स का, केमिकल्स का। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया गया एक मॉलिक्यूल से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। और क्या होता है, ये एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी को अफेक्ट करते रहता है, डैमेज करते रहता है हमारी बॉडी को। और यदि हमारा बॉडी डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने की भी जरूरत पड़ता है। यदि उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे डैमेज होता चला जाएगा और हमारा बॉडी डेड हो जाएगा। मतलब मेंटेन करने की जरूरत है। और यदि मेंटेनेंस प्रोसेस परफॉर्म कराना है तो जिस चीज का बना हुआ है वो चीज तो चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए, मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो मॉलिक्यूल चाहिए। यदि मॉलिक्यूल चाहिए तो उसका ट्रांसपोर्ट भी होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यदि किसी बॉडी के भीतर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो लिविंग कहलाता है। बात कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है। इससे क्या होता है, हमारा जो है बॉडी डैमेज से बचते रहता है, मेंटेन होते रहता है, रिपेयर होते रहता है, मतलब मेंटेनेंस प्रोसेस होते रहता है। एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी को डैमेज करते रहता है। और इस डैमेज से बचाने के लिए हमारे बॉडी का जो प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस वाला प्रोसेस, हमारे बॉडी में जो मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है, उसी मेंटेनेंस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते रहता है, डैमेज होते रहता है। और उस डैमेज से बचाने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, उसको रिपेयरिंग या मेंटेनेंस प्रोसेस को शो करता है, परफॉर्म करता है। और उसी मेंटेनेंस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कहने का मतलब जितने भी तरह के मेंटेनेंस प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, सेल को रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, सेल को ग्रोथ करने के लिए, जितने भी प्रोसेस होता है, मेंटेनिंग प्रोसेस होता है, सभी प्रोसेस को एक साथ हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। और उसी लाइफ प्रोसेस के लिए हम एग्जांपल की बात करें तो वो एग्जांपल क्या होगा, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, यही सब क्या है, एक तरह का मेंटेनेंस प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डैमेज होने से बचाए रखता है, उसको ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये सभी के सभी काम जो है इसी मेंटेनेंस प्रोसेस का होता है, मतलब लाइफ प्रोसेस का होता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, हमने बात किया तो लाइफ प्रोसेस इज द मेंटेनेंस प्रोसेस which keeps the organism in ordered form। तो हमारा जो बॉडी है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते रहते हैं। इसका ऑर्डर्ड नेचर को, ऑर्डर्ड फॉर्म को हमेशा बदलने का काम किया जाता है एनवायरनमेंट के द्वारा। और इसी चीज को रोकने के लिए जो प्रोसेस हमारे बॉडी के भीतर होता है मेंटेनेंस वाला, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। यदि इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन, respiration, excretion, और भी बहुत सारे हैं। यही मेंटेनेंस प्रोसेस हमारे बॉडी के भीतर होता है, जिस मेंटेनेंस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस।
तो लाइफ प्रोसेसेस में जितना था इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो चुका है, और बाद में हम दूसरे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे।